शुक्रिया स्वाति। हम अगले सेशन को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा कर लेते हैं थोड़ी राजनीति को लेकर। तुखान साहू जी, जैसा कि स्वाति ने परिचय कराया, पूर्व विधायक हैं बीजेपी के। क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, बस बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया वरना जरूर जीतते। अटल श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, कोटा से विधानसभा चुनाव लड़ा है और जीत कर आए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं तोखन जी से। तोखन जी, बीजेपी की सरकार बन गई जी, और अच्छे जीत के साथ सरकार बनी है। कई सारे मुद्दे हैं प्रदेश में। हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी, तो लोग अधिकारी कह रहे थे कि साहब कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन उस चर्चाओं के विपरीत बीजेपी की सरकार बन गई। आपको लगा सही तरीके से बनी है? सबसे पहले मैं न्यूज़ इंडिया चैनल के सभी साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं मुझे सरकार की बातों को रखने का आपके माध्यम से आपने अवसर दिया। सरकार बनने की जो कवायद है 2023 की चुनाव, इसका स्क्रिप्ट जो है, इन 5 सालों से जो सरकार चल रही थी, भूपेश जी की सरकार, लोगों को एहसास हो चुका था कि ये सरकार कहती कुछ और है और कहती कुछ और है। अच्छा, करती कुछ और है सरकार। जैसे कि सरकार का स्लोगन था, नरवा गरवा घुरवा बारी, यही छत्तीसगढ़ की चिन्हारी। और इस सरकार ने कुछ काम किए नहीं, ना युवाओं के लिए कुछ काम हुआ, उल्टा पीएससी जैसे घोटाला हुआ। तो इस सरकार से छत्तीसगढ़ियों को लगा कि ये सरकार ने ठगा है। अच्छा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश जी की सरकार ने ठगा नहीं। तो ये इन 5 सालों में लोगों को समझ में आ गया कि सरकार कहती कुछ और है, कहती कुछ और है। और ये विश्वास हो गया था कि निश्चित है कि ये सरकार जाएगी। ये तय हो गया था? तय हो गया था। अच्छा, तो फिर आप लड़के नहीं टिकट के लिए? देखिए, टिकट के लिए मैं तय हो गया था, तो ये भी तय हो गया था कि इतनी प्रचंड जीत से सरकार आपकी आएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, टिकट तय प्रदेश नेतृत्व करती है। मैं पूर्व विधायक होने के नाते 5 साल लगातार काम किया, परंतु प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि वहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लड़ेंगे। और हम प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए हमने कहा कि ये प्रचंड मतों से जीतेंगे और लोरबी की जनता ने जिताया। चलिए, कोई अपनी पार्टी आपके बारे में लगता है कुछ बड़ा सोच रही होगी। अटल जी मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू। अटल जी, उम्मीद तो थी, कई सारे बयानों में मैं वो आत्मविश्वास सुन रहा था, झलक रहा था कि कांग्रेस की सरकार इस बार फिर बन रही है। और छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उत्साहित थे। राहुल गांधी को मैंने सुना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि छत्तीसगढ़ की सरकार तो 100% हमारी बन रही है, वहां कोई परेशानी है नहीं। लेकिन ये हो क्या गया? देखिए, 5 साल की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य की जो परिकल्पना थी, 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य बना और 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, पर छत्तीसगढ़ राज्य की जो परिकल्पना की गई थी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे गांव में रहने वाले किसानों ने, उसको अगर यथार्थ रूप से किसी ने जमीन पर उतारा है तो भूपेश बघेल जी की सरकार थी। उन्होंने अपना पहला काम, जो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ कहलाता है, किसानों के बारे में सोचना शुरू किया। और उन्होंने पूरे देश में पहला राज्य था जहाँ किसानों को उनके धान की कीमत के साथ बोनस का वितरण की बात हुई कि हम 2500 रुपये क्विंटल में धान को खरीदेंगे। पूरा देश में और कोई राज्य नहीं जहाँ पर 2500 रुपये क्विंटल धान की कीमत खरीदी जा रही। इसमें भी केंद्र सरकार का अड़ंगा लगा कि 1870 से ज़्यादा अगर आप बेचेंगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे। तब उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना बनाई और बाकी जो पैसा था, बचत पैसा था, उन्होंने दिया। और आज ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि पूरे भारत में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो, केवल भूपेश बघेल जी के इस निर्णय के कारण उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि उन्होंने 3100 रुपये धान की कीमत छत्तीसगढ़ में देने का जो वादा, जो मोदी जी का वादा है, जो मोदी जी की गारंटी है कि हम 3100 रुपये किसानों को धान की कीमत देंगे, तो केवल इसलिए आए क्योंकि भूपेश जी ने धान की कीमत दी। और छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ मॉडल जो कहलाता था कि नरवा गरवा घुरवा की बात हमारे तोखन भाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात थी। देखिए, योजनाएं बहुत सी बनती हैं, कुछ योजनाएं सरकारीकरण के कारण, कुछ योजनाएं ब्यूरोक्रेसी के कारण, कुछ योजनाओं का आकलन अगर ठीक से नहीं हो पाता है तो वो योजनाएं
धरातल पर नहीं उतरती है। पर अगर उस योजना के पीछे जो सोच थी, नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी की बात तोखन भाई ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इतनी बड़ी योजना थी कि हम अपने गांव के नाले को किस तरीके से समृद्ध करें कि नाले में बहता हुआ पानी नदी में जाने से पहले गांव के काम आ जाए। हम अपने घुड़वा जो होते हैं गांव में जहाँ पर खाद बनती है उसको कैसे समृद्ध करें, हम अपनी बाड़ी को कैसे समृद्ध करें कि वहाँ पर हम जो प्रोटीन्स होते हैं, जो सब्जियां हैं, वो हम अपने ही घर पर उगा सकें। तो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी जिस पर काम शुरू हुआ था। 5 साल कांग्रेस को मिले, इसमें से 2 साल कोरोना काल के गुजरे। जब 2018 में चुनाव हुए नवंबर के, मार्च 2019 में लोकसभा का चुनाव हो गया, नवंबर में नगरीय निकाय के चुनाव हुए और जनवरी में नगर पंचायत के चुनाव, पंचायती चुनाव हुए। तो 1 साल चुनाव के, 2 साल कोरोना के, केवल 2 साल वर्किंग करने को मिला है, भूपेश बघेल जी की सरकार को मिला था। इन 2 सालों में छत्तीसगढ़ के एक गांव में, छत्तीसगढ़ के एक किसान के को ये विश्वास हो गया था कि ये सरकार किसानों की सरकार है। फिर हो गया क्या, ऐसा क्या हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम जीते हैं चुनाव। ये हमारे भी समझ से बाहर है कि ये चुनाव का रिजल्ट इतना प्रत्याशित क्यों हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो केवल इसलिए संघर्ष कर रही थी कि वो सम्मानजनक विपक्ष में आ जाए। 14 सीट में सिमट के रह गई थी, तो कहीं वो 9 में ना आ जाए, इसलिए वो अपना लड़ाई के संघर्ष कर रही थी कि हमारी सीटें कुछ बढ़ जाए। ये जो पूरा खेल है, एक तो दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जी। भारतीय जनता पार्टी जितना दुरुपयोग ईडी का, सीबीआई का करके, और जितना दुरुपयोग गोदी मीडिया का करके किसी सरकार को, किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए करती है, वो उन्होंने पूरा खेल छत्तीसगढ़ में खेला। ईडी के माध्यम से कहाँ है, आप बताइए कि अभी हमारे तोखन भाई पीएससी घोटाले की बात कर रहे थे। इनके समय में पीएमटी का घोटाला हुआ था, उसकी जांच आज तक पूरी नहीं हुई। इनके समय में इनके शिक्षा मंत्री की पत्नी कहीं बैठकर एग्जाम देती है, किसी दूसरे के नाम, उनकी पत्नी के नाम से कोई दूसरा एग्जाम देता है। इतना बड़ा कांड हुआ, उसका आज तक कोई पता नहीं चला। और पीएससी घोटाले की जांच का इन्होंने सीबीआई को दिया। आप देख लीजिएगा कि सीबीआई की इंक्वायरी होने दीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक इस सब तरीके की इंक्वायरी करेंगे। जितना रिवेंजफुल, जितना किसी आदमी को बर्बाद करने का इनका जो एटीट्यूड है भारतीय जनता पार्टी का, वो सब जगह कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा आरोप साहू जी लगाया कांग्रेस ने कि विधानसभा चुनाव तक जिस तरीके से प्रदेश में इनकम टैक्स और ईडी काम कर रहा था, वो बीजेपी के सहयोगी के तौर पर कर रहा था, और अब आप भगवान राम को स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो पार्टी के अलावा पार्टी के लोगों के इतर जिस तरीके से आप चीजों को इस्तेमाल करते हैं, इसका आरोप लगातार कांग्रेस आपके ऊपर लगा रही है। मैं अटल जी से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बड़े भाई हैं। ईडी क्या अभी आई है मोदी जी की सरकार में? सीबीआई क्या अभी आई है? आपकी सरकार तो अभी आया है। अभी आप जब से केंद्र सरकार है, मनमोहन जी की सरकार, 50 साल आप सत्ता में रहे, हमने कभी दुरुपयोग आपने क्यों नहीं किया? इनका ये कहना है कि तो आप कर लेते, आप कर लेते। एक पहली बात, देखिए दूसरी बात, कि आप कर लेते। हम सरकार, सबसे ज्यादा सरकार हटाने का रिकॉर्ड यदि किसी के पास है तो बहुत सम्मान के साथ नाम लेना चाहूंगा, इंदिरा जी का है, जिन्होंने सरकार हटाए हैं। लेकिन ऐसी दहशत कहीं नहीं थी। सुनिए ना भाई प्रदेश का साहब, निवेदन मुख्यमंत्री करना 48 घंटे से 42 घंटे से गायब, मिल ही नहीं रहा। देखिए, आप रिकॉर्ड देखिए, इतिहास देखिए, मुख्यमंत्री बना रहे। कांग्रेस पार्टी के साहू जी द्वारा मुख्यमंत्री है ही ही नहीं। स्टेट के गवर्नमेंट को साहू जी हटाने का मुख्यमंत्री रिकॉर्ड का है। पता नहीं है। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार कभी किसी सरकार को हटाई नहीं है। रही अभी बात क्या हुआ है वहाँ बिहार में, अभी बात बिहार में क्या हुआ, आपको भी पता है, आपको भी पता है बिहार में क्या हो रहा है। नहीं, इनके कहने का मतलब है भाई साहब, मैं एक नरवा गुरुआ के बारे में आपको बता देना चाहूंगा। पापी दुष्कर्मी अगर दुष्कर्म करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसके सब पाप धुल जाएंगे। वही नीतीश कुमार जी के साथ हुआ। उनको पता नहीं क्या टॉर्चर कर रही है, जो जैसा बोलता है वैसे ही काटता है। भारतीय जनता पार्टी कौन सा ईडी का धमकी दे रही है कि आखिर नीतीश कुमार को भी पार्टी छोड़ के, आखिर क्या हो रहा है? हम अपने स्टेट की बात करें, मैं अटल जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने स्लोगन तो दिए, नरवा घुरवा बारी, लोगों को लगा भाई कि भैया छत्तीसगढ़िया सरकार है, ये गेड़ी चढ़ने वाला है, ये पूर्णिमा में स्नान करने वाले हैं, ये भौरा बाटी चलाने, तो लगा कि छत्तीसगढ़िया है। पर वो छत्तीसगढ़िया चेहरे के पीछे जो भाव था, आपने क्या घुरवा का क्या विकास किए हैं? आप बता दीजिए मुझे कि घुरवा का आपने क्या विकास किया 5 सालों में? बाड़ी का क्या विकास हुआ 5 सालों में? आपने गौठान के लिए 1 रुपया का प्रावधान किए क्या? 1 रुपया का? साहू जी, इसके साथ ये सारी पैसा केंद्र सरकार की पैसे से जो आप गौठान का निर्माण किए हैं, सारा केंद्र सरकार का पैसा अपना नाम दिए,
उसमें भी और एक भ्रष्टाचार बड़ा हुआ। घोटाला हुआ है। घोटाला हुआ। वही- कहीं भी वही आप मैं जाकर कह- के देख लेंगे, बिल्कुल। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए आप ये- खर्च बताते हैं आप ये उसमें। कह रहे थे कि बड़ा घोटाला किया है अब आपकी सरकार है। बिल्कुल आपने आरोप लगाया शराब घोटाले को लेकर, बहुत बिल्कुल। ज्यादा आरोप लगाया। आपने आरोप लगाया कि कोल में बड़ा स्कैम हुआ है, कई सारे अधिकारी अभी अंदर ही हैं। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बन गई और सरकार को 1.5 महीना हो गया तो जी। ईडी ने एक एफिडेविट दिया। जी। ये एफिडेविट दिया कि जितने भी लोग कोल स्कीम में या शराब में अंदर है, जिनमें अधिकारी भी हैं, उनको सभी को वीआईपी सुविधा मिल रही है। सरकार आपकी थी, मुख्यमंत्री आपके थे, मंत्री आपके थे, और इनकी सरकार चली गई तो उनको वीआईपी सुविधा कौन दे रहा था ये बताइए। ईडी ने कहा, देखिए कोई वीआईपी सुविधा देने की बात नहीं है। ये कहा था ईडी ने, सभी जितने भी आरोप इनको लगे तत्काल हैं, वहां से शिफ्ट किया जाए। हाँ, सभी जो आरोप लगे हैं वो आपने देखा होगा कि कोल घोटाले में कलेक्टर जैसे अधिकारी है ना अंदर। अंदर हैं। हाँ, उनको वीआईपी ये सुविधा पहली मिल रही बार हुआ है छत्तीसगढ़ नहीं, में। तो उनको वीआईपी सुविधा मिल रही है भाई आपके ये- कार्यकाल में। और माननीय भूपेश बघेल के सचिवालय के यदि कोई अवर सचिव चौरसिया, सौम्या चौरसिया जी जेल में बंद है तो धुआं ऐसे ही नहीं निकलती, कहीं न कहीं आग लगी होगी। घोटाला किए हैं, उसी की सजा भुगत रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों को ये एहसास हो गया, पता चल गया कि माननीय भूपेश बघेल जी दिखने के लिए भले छत्तीसगढ़ है, दिखावे के लिए छत्तीसगढ़िया हैं, लेकिन इस छत्तीसगढ़िया चेहरे के पीछे बड़े बड़े घोटाले का राज छुपा है, इसलिए लोगों ने हटाया भाई साहब। ये अटल जी बहुत गंभीर आरोप आपकी सरकार पे लगा, जिसमें कोल स्कैम का भी आरोप लगा, शराब घोटाले की भी आरोप लगा, नारीगारी गुरबाग में भी इन्होंने कहा कि हर गोठान में इस तरह का घोटाला हुआ है। ऐसी कोई गोठान नहीं है जिसमें घोटाला इस तरीके से ना हुआ। देखिए, एक तो पहले केंद्र सरकार का एक नया पैसा भी इन सभी किसी भी योजनाओं पर नहीं लगा है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन आज सरकार के पास सुरक्षित हो गई है गोठानों के नाम पर, जिसमें घेरा हो चुका है, जिसमें गोठान बन गए। 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन को कभी भी सरकार दूसरे उपयोग में ला सकती है। गोठानों के भाई काम साहब जहाँ- मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप पता करवा लीजिए गौठान में जितना पैसा लगा है सब केंद्र सरकार का ही पैसा है, आप गलत सारा फहमी में- पूरा पैसा। आपके तो मनरेगा का विधान- पैसा विधान- अगर मनरेगा का पैसा अगर आप केंद्र सरकार का मानते हैं तो वहां मनरेगा से भी काम हुआ है। विधानसभा प्रश्न में जवाब आया है कि हम स्वयं के रिसोर्स से हमारी सरकार के द्वारा गौठान की योजना में एक पैसा नहीं लगाया गया है। ये आपकी विधानसभा के प्रश्न में आया है, आप पता करवा लेंगे। आप उसको बहुत डिटेल में जाएंगे। जैसे नरवा योजना जो है वो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं नाले के संवर्धन के लिए, पानी को बचाने के लिए कुछ योजनाओं पे पैसा देती है। इसका ये मतलब नहीं रहता कि पूरा पैसा केंद्र सरकार का होता है, उसमें शेयरिंग होती है कि 60% राज्य सरकार लगाएगी, 40% केंद्र सरकार देगी। जब योजना का क्रियान्वयन होने लगता है तो जितनी भी तमाम योजनाएं आती हैं उसका रेशियो यही रहता है कि केंद्र सरकार कुछ परसेंटेज बेयर करती है, कुछ परसेंटेज राज्य सरकार देती है। ये अभी बात कर रहे थे घोटाले की, कि आप बताइए कोयला घोटाला। मैं तो बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ही काम करे। कोयला घोटाला आज से नहीं, सदियों से हो रहा है। आपको भी मालूम है कि अभी क्यों हो रहा है, अडानी की खदानें क्यों हसदेव क्षेत्र में चली जा रही हैं। यहाँ पर तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार मोदी की नहीं और भाजपा की नहीं है, सरकार को कोई दूसरा चला रहा है। और मैं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य की जो खदानें हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की खदानों से जो कोल इंडिया कोयला निकालता है या जो प्राइवेट सेक्टर कोयला निकालता है, उसकी रॉयल्टी हमको मिलती है। वो हमको साल में एक बार बताते हैं कि हमने आपके यहाँ से 10 लाख मेट्रिक टन कोयला निकाला, उस 10 लाख मेट्रिक टन की रॉयल्टी छत्तीसगढ़ को मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार को अगर कोयले का घोटाला रोकना है तो जितने भी छत्तीसगढ़ की माइंस है वहां धर्म कांटा लगा जाए, कोयला निकलेगा तो छत्तीसगढ़ की पर्ची के बिना कोयला बाहर नहीं जाएगा, या अडानी की खदानें बंद हो जाएंगी। आज मालगाड़ियों के माध्यम से कोयले की ढुलाई हो रही है हसदेव एरिया से। वहां कितना कोयला निकल रहा है, कितना कोयला जा रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहां पर ईडी नहीं आएगी पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां ईडी आएगी तो इनके आका नाराज हो जाएंगे। क्यों साहब, ये वाकई है कि धर्म कांटा क्यों नहीं लग रहा है? देखिए सारी व्यवस्थाएं ठीक होगी अटल जी। आपसे कहना चाहूंगा, आप स्वीकार कर रहे हैं कि घोटाले हुए हैं। एक बात आप जो बोल रहे थे कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हो गया, हमारे स्टार प्रचारक बन गए हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा भगवान राम कभी हमारे राजनीति के कोई केंद्र नहीं रहे हैं, हमारी आस्था के प्रतीक है और हम सबके हमारे भांचा राम हैं। और उनका यदि प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या की धरती पर तो ये पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। हमारे गौरव की बात है, स्वागत योग्य बात है, पर कांग्रेस का आरोप है कि आप उनको अपने स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल। हमने कभी राजनीतिक फायदे के लिए स्टार प्रचारक हम नहीं बनाए हैं।
देखिए कभी नहीं। देखिए तोखन जी। अंतर ये है अटल जी, अंतर ये है कि आप राम के अस्तित्व को नकारते रहे, आपकी पार्टी, देखिए आप नहीं, आपकी फिर पार्टी झूठ बोल रहे हैं मन से। मैं आपकी- हिंदू और गर्व से कहता हूं कि मैं देखिए, हिंदू हूं, पर मैं पाखंडी हिंदू नहीं हूं। हाँ। मैं धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करता हूं। नहीं, मेरा पूरा परिवार आपकी हिंदू धर्म पार्टी को मानता कहती है, रही कि पर मैं धर्म के नाम पर, राम मैं वोट के काल्पनिक नाम है, पर राजनीति राम नहीं करता हूं। काल्पनिक भारतीय है, जनता राम सेतु काल्पनिक है, आप कहते रहे, राम के अस्तित्व को नकारते रहे, और हम राम को स्वीकार करते रहे कि राम आए थे त्रेता युग में, और तब से उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति विश्वास पूरे हिंदुस्तान। राम के बिना हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। राम तो कण कण में है, क्षण क्षण में, लेकिन यही गलती आपकी पार्टी ने किया। आप राम, देखिए प्रवचन की बात नहीं है, राम को सुन नहीं पाते। देखिए भाई साहब, यही गलती कांग्रेस आज भी कर रही है। आपको निमंत्रण मिला, आप गए नहीं। आपसे भारतीय जनता पार्टी से हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूं। हम सर्टिफिकेट देना भी नहीं चाहते। हम सर्टिफिकेट क्यों देंगे आपको? आप तिलक लगा ली इसलिए आप पंडित हैं, इसलिए आप हिंदू हैं। मैं तिलक नहीं लगाया तो मैं हिंदू नहीं। नहीं, ये जो आप परसेप्शन लगा सकते हैं, वो गलत है। आपको मना किसने किया है? आपको मना किसने किया है? आपको हम नहीं कह रहे हैं कि आप तिलक लगाओ, तो आप मेरा कुछ कि नहीं मत कर लगाओ। सकते। आप राम के अस्तित्व को नकारते रहे, इसलिए पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि राम को नकारने वाले, अंतर हुआ क्या कि आज राम को नकारने वाले आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, राम को नकारने वाले सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। यही अंतर आया है। अटल जी, आपको भी इस दरवाजा तो उन्होंने खोला चाहिए। तोखन जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी आप राम मंदिर का मुद्दा उठाए हैं। मैं फिर से कहता हूं कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं और सदियों से हम भगवान राम को मानते आए हैं। मैं आपको पुराने जगह पर ले जाता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा अटल जी यदि इस बात को बोल रहे हैं तो। तोखन जी, आपके सर्टिफिकेट आपके किसी नेता की मैं आपको सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता हूँ? और गर्व से कहता हूँ हिंदू, पर मैं आपके जैसा पाखंडी हिंदू नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, पाखंडी वो है जो राम के अस्तित्व को नकारते रहे, वो है जो शंकराचार्य को छोड़ के मंदिर की पूजा करने जाता है। कांग्रेस पार्टी है वो है जो शंकराचार्य को छोड़ के काल्पनिक मंदिर की है। पूजा। पाखंडी आप हो, आप हो, राम को नकारने वाले पाखंडी हैं। अब आप बताइए, आप इनको बताइए कि पाखंडी आप हैं कि नहीं है, बताइए, उदाहरण दीजिए। अब मैं 1984 में जाता हूं कि जब रामलला जी के मंदिर का पट खोला गया, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने पट खुलवाए, और 1986 में किसके दबाव में पीछे हट गए? पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरे को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आपने बहुत सारा प्रवचन दिया है और मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूं। और 1986 में जब गठन हुआ तो ये बात हुई कि ये मामला न्यायालय में जाएगा, और नरसिम्हा वहां उस समय जो सरकार थी उन्होंने दो पक्ष रखे, एक बाबरी मस्जिद इंतजामिया कमेटी और दूसरा राम मंदिर ट्रस्ट। ये बात जब न्यायालय में गई और ये बात हुआ कि इसका जो भी निर्णय होगा वो न्यायालय के थ्रू आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 1986 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि हम भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के फैसले के खिलाफ जाएंगे, हमारी वो आस्था का केंद्र है, इसलिए हम आस्था को मानेंगे। पर उस समय चारों शंकराचार्य ने मिलकर एक समिति का गठन किया जिसमें चारों शंकराचार्य प्रमुख थे, वैष्णव समुदाय के 5 प्रमुख लोग उसके सदस्य थे, और जितने अखाड़े थे उसके 18 अखाड़े के अध्यक्ष लोग उसके समिति के सदस्य बने, और ये तमाम कमेटी न्यायालय में इस लड़ाई को लेके गई। न्यायालय में लड़ाई अभी मुक्तेश्वरानंद जो शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं, वो उस समय सेकंड शंकराचार्य थे, उनके नेतृत्व में सब बातें कोर्ट में गई, और 1986-87 के समय कोर्ट ने ये निर्णय किया कि हम इसको 90 दिन तक लगातार सुनवाई करेंगे। 90 दिन में 50 दिन मुस्लिम समुदाय को, 40 दिन इनको दिया गया था। 40 दिन में जो भी तथ्य हमारे शंकराचार्यों ने वहाँ प्रस्तुत किए, उस तथ्य के आधार पर हाई कोर्ट ने निर्णय किया कि राम जन्मभूमि की भूमि है और यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, पर ये जो मुस्लिम का मस्जिद है इसके लिए भी एक अलग सी व्यवस्था की जानी चाहिए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में वापस आया, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जब कमेटी बैठी गई और जब दोनों तरफ से तथ्य रखे गए, तब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि बाबर जो है वो कोई मुस्लिम समाज का कोई बहुत बड़ा हजरत नहीं था, वो एक आयती था वो जो आके आक्रमण करके इसलिए मुस्लिम समाज को मानना चाहिए कि भगवान राम का वहाँ पर अगर आस्था का प्रश्न है तो आप दोनों को बीच में बात करना चाहिए। तभी वहाँ की बाबरी मस्जिद कमेटी ने एक एफिडेविट दिया कि हमारे को हमारा मस्जिद अलग से बना के दे दिया जाए, हम उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और तब 5-0 से सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया कि जो जगह पे बात की जा रही थी उस जगह को राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया जाता है,
और उस ट्रस्ट का काम है कि उस जगह का आधिपत्य लेके अपना काम शुरू करे। प्रॉब्लम तभी होता है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तथाकथित एक और ट्रस्ट का गठन करती है, जिसका अखाड़े का अध्यक्ष, क्या नाम है उनका, जो अभी हैं संपत राय जी को उसका अध्यक्ष बनाती है और बोलती है कि अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो। और जिन लोगों ने 16 साल 18 साल तक इस मंदिर की लड़ाई लड़ी, हमारे तमाम शंकराचार्य, हमारे वैष्णव समुदाय के प्रमुख, हमारे अखाड़ों के अध्यक्ष, इन लोगों ने जो तथ्य प्रस्तुत किए वहां पर, उनको किनारे नकार दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी ट्रस्ट बनाकर वहां, हम तो मान रहे हैं कि मंदिर बने, हम सब चाहते हैं कि मंदिर वहां, पर कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए बिना किसी मुहूर्त के, बिना मंदिर को कंप्लीट किए हुए उस मंदिर का निर्माण किया गया, जिसका शंकराचार्य जी भी विरोध कर रहे हैं। हम लोग कहीं पे भी मंदिर के विरोधी नहीं है। मंदिर आज भी हम पूजा करते हैं। शंकराचार्य बने क्यों थे? शंकराचार्यों का गठन क्यों हुआ था? ये कुंभ का मेला क्यों लगता है? ये कुंभ का मेला यही इसलिए लगता है कि 12 साल में अपने देश के चारों कोने में क्या चल रहा है, आदमी की संस्कृति कहाँ जा रही है, व्यापार कहाँ है, संस्कृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है। ये शंकराचार्य को नकार सकते हैं वोटों के लिए, तो किसी को भी नकार सकते हैं। संतुष्ट हैं आप? मैंने पहले भी कहा, इनके बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं, बता रहा हूँ तो क्यों नहीं है ये बता दीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस आज राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो कांग्रेस कह रही है कि ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद लगातार सत्ता में रहे, कांग्रेस पार्टी चाहती तो पहले ही राम मंदिर बन जाता, प्राण प्रतिष्ठा हो जाता। इतने कार सेवकों के ऊपर गोलियां नहीं चलवाते, इतने कार सेवक नहीं मरते, 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचता। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि वहां पर राम मंदिर का, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये राम मंदिर को बनते नहीं देखना चाह रहे थे। इस कारण कितने वकील खड़ा किए थे कांग्रेस पार्टी, 24 वकील खड़ा किए थे कि राम मंदिर का निर्माण मत हो। वो एक ऐसा विषय था जिसको छूना मतलब कि करंट, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो चाहती नहीं थी। उसके बावजूद भी जिस तरीके से निर्णय आया वो सबने देखा। इसका श्रेय तो सरकार को जाना चाहिए कि जितनी तत्परता के साथ, जितना आगे बढ़ के, चाहे वो भाई साहब वही निवेदन कर रहा था कि मोदी जी की सरकार आई, अब मानते इस बात को, मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर पर फैसला नहीं चाहिए। ये कहने वाले हिंदुस्तान के बेटा, मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर पर फैसला नहीं चाहिए। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि कोर्ट ने, हम कहते हैं कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन आप 50 साल सत्ता में रहे लगातार, आपकी सरकार रहते हुए राम मंदिर पर फैसला आ सकता था यदि आपकी सरकार चाहती तो। लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। इस बात को आपको भाई अटल जी आप भी धर्म को मानने वाले हैं, आपको स्वीकार करनी चाहिए। देखिए धर्म और मोदी जी की सरकार को तो अभी 10 साल हुआ है, मोदी जी की सरकार ने तय किए कि राम मंदिर पर फैसला नहीं चाहिए। यही परेशानी है कि माइक पाते हैं तो चुप नहीं होते। भाई साहब आपकी बात से मैं सहमत हूँ, धर्म एक अलग विषय है। धर्म को धर्माचार्य लोग चलाते हैं, धर्म को शंकराचार्य लोग चलाते हैं। देश संविधान से चलता है। जब आप कोर्ट पे जाते हैं तो कोर्ट बोलते हैं कि जो कोर्ट की मूर्ति बनी हुई है, हमारे न्याय की मूर्ति, उसके आंख में पट्टी बंधी हुई है, वो सबूतों के आधार पर निर्णय करती है। जब भी कोई भी मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उससे सबूत मांगेगा। कोर्ट के बाहर आप कुछ भी डिसीजन कर लीजिए, आपके आपसी डिसीजन है। मैं हिंदू धर्म का हूँ, आप मुस्लिम धर्म के हो जाएंगे, अपन दोनों एक बात पर सहमत हो जाते हैं, कोर्ट को इससे कोई आपत्ति नहीं। पर जब मामला कोर्ट पर जाता है तो कोर्ट सबूत मांगता है। और यही हुआ था कि जब कोर्ट ने सबूत मांगा, जो इनके राम सेतु की बात कर रहे थे, तो केवल उस समय के जो एडवोकेट थे उन्होंने यही दिया था कि हमारे पास ऐसे कोई भी प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि राम सेतु वहीं पे था। ये हमारे एएसआई ने वो एफिडेविट बदला। एएसआई जो है, सोनिया, जब विरोध बहुत ज्यादा होने लगा, बीजेपी विषय बनाने लगी, तो सोनिया गांधी ने उस समय के तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज से भी बात की थी। उसके बाद वो एफिडेविट एएसआई ने बदला। तो राम सेतु को तो भी नकारे हैं ना भाई साहब, अभी तो हम लोग कह रहे हैं ना। अभी तो आपकी सरकार से भी एक एफिडेविट चला गया था, आपने भी तो असत्य पर सवाल उठा दिया था। आप ही की सरकार में वो एफिडेविट चला गया था, बाद में उसको भी सुधारा गया, समझ रहे हैं। इसलिए मैं तुखन जी मैं बोल रहा हूँ कि जो देश है ना वो संविधान पर चलता है, देश कानून पर चलता है। और अगर कोई चीज कोर्ट में है
तो उसका डिसीजन तो कोर्ट से ही आएगा, तभी कांग्रेस की चलिए सरकार अब सनातन में मैं बहस भी बहुत कह रहा होगी। हूँ सुनिए, सनातन धर्म लेकिन और संस्कृति आदि पर आपकी सरकार चाहती तो क्या साहू ये जी, फैसला पहले नहीं आ सकता साहू जी था ये क्या? नहीं जीत पाएंगे। ये कहना था साहू जी इस देश की हम एक राजनीति सर, इस हमारी देश में- सरकार में हमारा जो कंट्रोल है वो सुप्रीम कोर्ट, ईडी और चुनाव आयोग पे नहीं था। आपकी सरकार में पूरा कंट्रोल, चाहे वो अटल जी, सुप्रीम कोर्ट का हो, अटल चाहे जी, ED धर्म, का हो, आपका सनातन- होगा, इसलिए आपने डिसीजन लिया है। हमारी सरकार में हमारा अटल जोर जी, सुप्रीम कोर्ट पर नहीं चला। सनातन धर्म और संस्कृति में आप इनसे बहस में नहीं जीत पाएंगे। आप इनसे बहस में जीतेंगे तो आप ट्रैप में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें इनकी महारत हासिल है और उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाने की भी अभी कोशिश चल की। रहा है इनका। जनता को भरोसा दिलाने की भी कोशिश की है कि देखिए देखिए भाई हम साहब- सुनिए तो मेरी बात सुनिए तो, क्योंकि ये दो नाव पे सवारी कर रहे हैं, आप एक नाव पे सवारी कर रहे हो, समझ रहे बात को, वो ज्यादा बिल्कुल। सुरक्षित है। देखिए- अब ये तय नहीं कर पा रहे, अटल जी तय नहीं कर पा रहे कि दूसरी नाव से पैर उठाएं कि नहीं उठाएं, ठीक है, बिल्कुल। ये कंफ्यूजन है, इसको ये स्वीकारेंगे। बात बिलासपुर की कर लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि बिलासपुर, आपकी भी ये सरकार अभी 5 साल रही, इसके पहले बीजेपी की 15 साल की सरकार रही, आप मानते हैं कि बिलासपुर का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया? चाहे वो एयरपोर्ट के मामले पर हो, राजमार्ग के मामले पर हो, औद्योगिकीकरण के मामले पर हो, उद्योगों की जो स्थिति होनी चाहिए, जो रोजगार यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए उसके मामले में हो, या तमाम सारी चीजों को लेकर, क्योंकि एक बड़ा इलाका है जो राजस्व देता है सरकार को, चाहे वो खदानों में माइनिंग की रॉयल्टी का मामला हो, बड़ा राजस्व यहाँ से मिलता है, बड़ा व्यापारिक केंद्र है, जो विकास होना चाहिए वो विकास हो नहीं पाया। एक बड़ा गांव का अगर जिक्र करें तो वो ज्यादा अत्युक्ति नहीं होगा। देखिए, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर है और इसे न्यायधानी भी है, इसको संस्कार धानी भी कहा जाता है। पर यह दुर्भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में बिलासपुर को हमेशा दोयम दर्जे का शहर माना गया। रायपुर का तो विकास हुआ, बिलासपुर के भी आप एयरपोर्ट की बात कर रहे थे। बिलासपुर का जो एयर स्ट्रिप था वो अंग्रेजों के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एयर स्ट्रिप बनी हुई थी उस समय का था, और यहाँ पर बिलासपुर में बहुत पहले एयरपोर्ट आ जाना चाहिए था। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी इस बात पे बात नहीं हुई। अभी जब हमारी सरकार आई तो हमने वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स को ठीक किया, वहाँ पर 3C लाइसेंस मिला, और हम 4C लाइसेंस के लिए लगातार हमारे नागरिक संघर्ष समिति के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि उसको 4C लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि उसके एयर स्ट्रिप की लंबाई 1.2 किलोमीटर अगर बढ़ जाएगी तो 4C का लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए हमारी सरकार ने पहले तो एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए 28 करोड़ रुपए दिए, नाइट लैंडिंग की पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, और जो 1400 एकड़ जमीन भारतीय जनता पार्टी के समय सेना को दी गई थी, वहां पर सेना का कोई मुख्यालय आने वाला था, और वो जो जमीन दी गई थी उसमें सेना का प्लान चेंज हो गया, वो जमीन अब सेना को नहीं चाहिए, वहां पर उनका प्लान नहीं आ रहा है। हमारी सरकार जब थी, भूपेश बघेल जी तो बार बार सेना से डिमांड कर रहे थे कि आप हमारी जमीन वापस कर दीजिए, और 90 करोड़ रुपए उस जमीन का जो उस समय सेना ने दिया था वो सेना को दिया जा चुका है कि आप हमारी 1400 एकड़ जमीन वापस। वैसे भी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक कानून है कि किसी भी जमीन को अगर किसी पर्टिकुलर काम के लिए दिया जाता है और वो कंपनी या बड़ा कॉर्पोरेट 5 साल तक उसमें कोई काम नहीं करता है तो वो जमीन ऑटोमेटिक वापस हो जानी चाहिए। पर केंद्र सरकार ने आज तक उस जमीन के 90 करोड़ रुपए उनके खाते में जमा है, पर वो जमीन वापस नहीं किया। अब तो हम मानते हैं तोखन जी की डबल इंजन की सरकार आ गई है तो शायद बिलासपुर का कुछ भला हो कि एयरपोर्ट बिलासपुर। पिछले 2.5 सालों से 3 सालों से बिलासपुर साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे पूरे देश का सबसे ज्यादा उत्पादक और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला यही मुख्यालय है, पर यात्री ट्रेनों के नाम पर लगभग 40 से 50 ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। आवाज उठाने के लिए लोग जाते हैं तो उसमें रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई हो जाती है। पूरी यात्री ट्रेनें बंद हैं। उनका कहना है कि और लगातार यहाँ से छत्तीसगढ़ से लगातार मालगाड़ियां जा रही हैं, मालगाड़ियों में 24 डब्बे होते हैं, पर ये लोग एनाकोंडा चला रहे हैं। एनाकोंडा मतलब 24 डब्बे के 3 ट्रेनें एक साथ जोड़ के यहाँ से माल ले जाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, पर आम आदमी को यात्री सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं किया। इसकी आवाजें उठ चुकी, इसका आंदोलन हो चुका, पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी हुई सरकार है, यात्री ट्रेन बंद है। साहू जी जवाब। भाई साहब बता रहे हैं कि 10 साल की 15 साल की चर्चा कर रहे हैं अटल जी। मैं तो ये निवेदन कर रहा बड़ा हूँ। अच्छा लगता है मुझे, अटल जी बार बार बोलते हैं ना, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद जी आती जी है। जी नहीं, क्योंकि अटल अटल जी हो गए, अडवाणी जी हो गए, प्यार से मैं बोल उनका दो, नाम अटल हमारे सुनता बड़े नहीं, भाई लोग मेरा हैं। जिंदाबाद कभी नहीं आज छोड़े। सुन नहीं पा रहा हूं मैं। अटल जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, 15 साल के पहले कंटिन्यूएशन 40-45 साल तक तो आपकी सरकार रही, उसकी भी कब चर्चा- तक ये सुन- वाला अब ताना देते रहे अब मैं तो आपका सुन ही लिया हूं। हमारे पूर्वजों ने क्या आप किया, मुझे सुन 70 लीजिए ना। आप 10 साल में क्या किया उसका इन बताइए ना। 15 सालों में जो छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ है भाई साहब,
ये डॉक्टर रमन जी की इसी सरकार की ही देन है। आप चाहे किसी गांव में चले जाइए, चाहे सड़कों की मामला हो, बिजली का मामला हो, चाहे 1 रुपये किलो में चावल देने की व्यवस्था हो, चाहे स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे गांव-गांव में स्कूल खोलने की व्यवस्था हो, ये सारा छत्तीसगढ़ के लिए यदि किसी ने कुछ किए हैं तो डॉक्टर रमन जी की सरकार के द्वारा किया गया है। 5 साल और दे सुनिए देते, ना भाई साहब, 5 साल और दे देते। तभी आपने जिन्होंने 14 इतना सीट कुछ आ किया सुन है, लीजिए ना, जिन्होंने इतना कुछ किया है। आप केवल 15 साल को मत जोड़िए, आप आपकी ही सरकार मैं थी। छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहा हूँ, आप लोग मध्य प्रदेश में नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ राज्य 2001 में बना है, उसके बाद की बात आपके कीजिए ना। पार्टी के लोग ही कहते थे ना कि छत्तीसगढ़ में गरीबी है, छत्तीसगढ़ में भुखमरी है, छत्तीसगढ़ के लोग पलायन करते हैं। ये वही दिया किसने? पलायनवादी बनाया किसने? गरीबी दिया किसने? तो गरीबी दिया तो आपकी ही पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। किसको दोष देंगे? चाहे मध्य प्रदेश में रहे कि अलग होने के बाद, तो ये आप ही लोग कहते थे ना कि छत्तीसगढ़ में गरीबी है, छत्तीसगढ़ में भुखमरी है, छत्तीसगढ़ के लोग पलायन करते हैं। तो दिया किसने? दिया तो कांग्रेस पार्टी ने, जो लगातार 40-45 साल तक सत्ता में रहे, लोगों को कहते रहे हम गरीबी हटाएंगे, हम भूख मिटाएंगे। आपने कभी गरीबी हटाई क्या? आपने कभी भूख मिटाई क्या? कभी नहीं मिटाई। 15 साल में क्या आप किया? केवल नारा देते रहे, लोगों को ठगते रहे, आपकी सरकार बनती रही, आप अपनी झोली भरते रहे। 15 साल और में क्या आज आप बोल रहे हैं कि 15 साल में क्या किया? जो भी छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है माननीय अटल जी, इनके साथ तो जो यही विकास हुआ है डॉक्टर रमन जी की सरकार का ही देन है। आप कहीं चले जाइए, एक एक गांव को यदि जोड़ने का सड़क बनती है तो ये डॉक्टर रमन जी की सरकार की देन है। यदि शिक्षा में विस्तार होता है, सुविधा में, जी, रामराज आ गया तो था। डॉक्टर रमन जी की देन है। आप देख लीजिए, कहीं भी आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। मैं लोरबी से आता हूं, इन 5 सालों में एक भी प्राइमरी स्कूल आपकी सरकार ने नहीं खोले हैं। आप क्या बात करेंगे भाई साहब? प्राइमरी स्कूल नहीं खोले हैं आप। आत्मानंद स्कूल खुले हैं वो, प्राइमरी एक भी 723 एक आत्मानंद स्कूल खोल करके आप डंका पीट रहे हैं। अरे हम गांव-गांव में प्राथमिक पाठशाला, वो भी हमारे जितने आपके स्वर में सुर मिला रहे हैं। सुशांत आ गए, मेरी ऊर्जा और बढ़ गई है। हमारे हमारे ऊर्जावान विधायक हैं। आपका सुशांत जी आपकी जगह पर बहुत जोरदार तरीके से आवाज उठाने का काम किया साहू जी ने। मैं साहू जी को धन्यवाद दूंगा और आपको आमंत्रित करूंगा मंच पर कि एक बार आए। सुशांत नहीं आप आइए, एक निवेदन करेंगे। बहुत जोरदार तरीके से उन्होंने सुशांत जी को उठाया है। और सुशांत शुक्ला विधायक हैं, इस बार विधानसभा में चुनकर आए हैं, उनको टिकट मिला है और नया जोश और नया बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुशांत जी, अभी आप सुन रहे थे, जोरदार बहस चल रही थी विकास को लेकर। जिस तरीके से बिलासपुर में विकास हुआ है, अटल जी कह रहे थे कि 15 साल में ये विकास जो होना चाहिए था वो एक विकास नहीं हुआ। संस्कार धानी है, न्याय धानी है, एयरपोर्ट उस तरीके से बन नहीं पाया। राजस्व को लेकर सबसे ज्यादा राजस्व अगर मिलता है केंद्र सरकार को तो यहीं से मिलता है। आप मानते हैं कि विकास बिलासपुर का जो विकास होना चाहिए तो विकास नहीं हो पाया उतना? देखिए, एक बात तो सही है कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार की एजेंसियों की अगर कोई कैपिटल कहा जाए तो उसको बिलासपुर माना जाए, परंतु विकास की अवधारणा के साथ जो सच है उसको भी आपको परिकल्पित करना होगा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय जब 19 विधायकों में से 12 मंत्री होते थे, तब छत्तीसगढ़ और अविभाजित मध्य प्रदेश में बिलासपुर की भूमिका क्या होती थी। आज मेरे साथी ने कहा कि हमने विद्यालय बनाया, आत्मानंद स्कूल बनाया। खुली चुनौती देता हूं सार्वजनिक मंच से कि पिछले 5 साल के बजट का प्रावधान उठा लें और एक भी आत्मानंद स्कूल के अधोसंरचना विकास की राशि इनके बजट में अगर होगी तो स्वीकार करूंगा हर हार को। डीएमएफ केंद्र सरकार की राशि के अवधारणा को विकास कर करके उन्नत विद्यालय बनाया इन्होंने। चलते स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट किया, कोई नया विद्यालय नहीं बनाया। फिर खुली चुनौती देता हूं कि 5 साल में बिलासपुर के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा निर्माण कार्य बताएं जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और आज वो उद्घाटन की परिणति पे खड़ा हो। ये खुली चुनौती सुशांत की तरफ से आई है। बिलासपुर जिले की 2 विधानसभा सीट से, एक से अटल जी से हैं, एक से सुशांत हैं, और ये कह रहे कि साहब शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ तो आत्मानंद विद्यालय को लेकर हुआ, अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश एक शब्द जोड़ देता हूं कि शैक्षणिक व्यवस्था के लिए सेटअप तक की अवधारणा नहीं तय की गई है 5 सालों में। जो नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी का ध्येय वाक्य लेके चलते थे,
जो आत्मानंद शैक्षणिक विद्यालयों के उन्नतीकरण की बात, शिक्षा के उन्नतीकरण की बात करते थे, एक शिक्षक सेटअप में नहीं जोड़ पाए हैं 5 सालों में। उस आत्मानंद विद्यालयों में एक भी नियमित कर्मचारी नहीं है। सत्ता में है, लेकिन सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बड़े गंभीर सवाल है। देखिए, एक तो इन्होंने शिक्षा कर्मी की भर्ती की थी, हमने उन्हें शिक्षक बनाया। 14,000 1 लाख 4,000 लोगों को सम्मिलित हमने किया है। या तो आप आपकी बोल रहे हैं, सरकार ने मैं बोल नहीं लेता किया। हूं। एक-एक करके जवाब ले आप लेके पहले करके। बोल गलत ले, जवाब पूरा आएगा तो गलत जवाब का प्रश्नोत्तरी का जवाब होगा। हाँ, तो आप 1 अपना लाख समय आएगा तो आप 4,000 जवाब शिक्षा दीजिएगा, कर्मियों तो आप को बोल लीजिए। हमने सम्मिलित किया था, आपने नहीं किया। आपने सिर्फ 5,203 लोगों को ही सम्मिलन की व्यवस्था दी है अपनी सरकार में। 1 लाख 4,000 सम्मिलित झूठ- शिक्षक हमने किए। आप गलत जवाब दे रहे हैं। मेरे पास डाटा है, अगर आप बोले तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर देता हूं। चलिए। डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में वो सम्मिलित हुए हैं। आप अपने 14,000 लोगों को लीजिए। शिक्षा कर्मी को सम्मिलियन किया आप गया है सम्मिलन हमारी करवा सरकार में। लीजिए। आप बता दीजिए ना किसने किया सम्मिलन। हमारी सरकार ने डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने ही सम्मिलित किया था, जिनको यार शैक्षणिक चलिए व्यवस्था में चलिए 14,000 लोग को नहीं किया होगा तो आप इस्तीफा देंगे, नहीं तो मैं दूंगा। 4,302 इस मंच लोगों से को बोल रहा सम्मिलित किया हूँ, है। झूठ मत बोलिए, आप मत चिल्ला के आप मत बोल बोलिए। रहे हैं। मैं अरे इस्तीफा आप दूंगा चिल्ला कोटा क्यों रहे हैं? विधानसभा से। चिड़चिड़ा आप क्यों रहे हैं? इस्तीफा देंगे क्या? 14,000 लोगों का केवल झूठ और सम्मिलीकरण बड़ी नहीं बड़ी किया बातें आपने। करने का बात नहीं आपने होगा। सम्मिलीकरण नहीं आप किया। इस्तीफा 14,000 देंगे लोगों का। अगर आप 14,000 तथ्य लोगों दे के दीजिए। आप तथ्य दे दीजिए। सुशांत झूठ जी, है, मैं आंकड़े तैयार देके रहा है कि बात 14,000 लोगों ने नहीं अगर किया, ऐसा तो बहस इस्तीफा करना है तो देंगे, इस या बहस तो का ये क्या आप- मतलब है भाई? 14,000 छोड़िए इस बहस शिक्षा को। कर्मियों को सम्मिलित किया, ऐसा इन्हों कहते हैं। इनकी विधानसभा में प्रश्नोत्तरी है। इनके विधानसभा में इनके मंत्री का जवाब है, पूर्ववर्ती मंत्री का जवाब निकाल के देख लीजिए। ये भी नए विधायक है, मैं भी नया विधायक हूं, लेकिन मेरी अध्ययनशीलता है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, इनके मंत्री, तत्कालीन शिक्षा, उच्च शिक्षा मंत्री और स्कूली शिक्षा मंत्री का जवाब विधानसभा के पटल पर क्या है, ये निकलवा लीजिए, आपको तथ्य मिल जाएंगे। क्या 14,000 लोगों आप शिक्षा बताइए ना, कर्मियों आपका का तथ्य सम्मिलन क्या है? नहीं हुआ है? आप चुनौती दे रहे थे अभी, मैं तो चुनौती के साथ कर रहा हूं। आप भी चलिए, मैं विधायक आपको- हैं, मैं भी विधायक हूं। मैं अभी तथ्यों को चुनौती निकाल देता देते हूं हैं कि 14,000 सम्मिलीकरण शिक्षा किसने किया कर्मियों है। को मैं छत्तीसगढ़ तो की कह रहा हूं ना साहब, मैं विधानसभा की सदन के पटल पर इनके ये मंत्री आइए। के जवाब को प्रस्तुतिकरण की बात सर कर रहा शाम हूं। के 6 बजे आप तक का निकलवा प्रोग्राम है, लीजिए, 1 घंटे बाद आ जाते हैं। निकलवा लीजिए, सर 1 घंटे बाद आ निकलवा जाते लीजिए। हैं। अभी गूगल कुमार है, गूगल कुमार से सर्च कर 1 लीजिए। घंटे बाद आ जाते हैं यहाँ पे। आप गूगल कुमार में सर्च कर लीजिए ना। अब हम क्या करें? दावा इधर से भी आ रहा है, दावा इधर से भी आ रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वो जवाब नहीं आ रहा है। मेरे साथी अभय नारायण जी मंच के नीचे से जवाब दे रहे, झूठ है। सच क्या है ये बता दें, सच क्या है ये बता दें। एक भी 1,04,000 शिक्षा कर्मियों को सम्मिलित करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है, सिर्फ एकमात्र इस प्रदेश के जननायक को, और किसी को श्रेय नहीं जाता इस बात। चलिए शिक्षा के अलावा बात कर लेते हैं, चलिए। वो तमाम तथ्य और पेपर अब शिक्षा के अलावा। जी, बिलासपुर विकास। चलिए बिलासपुर के विकास की बात करता हूं। बिलासपुर में नगर निगम में महापौर सत्ता कांग्रेस की। जिस बिलासपुर के महापौर के पास खुद के चलने की गाड़ी ना हो, किराए पे चलता हो, जो ऑडिटोरियम आज किराए पर व्यवधान व्यवस्था चलता हो, 100 करोड़ की मांग होती है और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी 10 करोड़ के विकास की गाथा नहीं तय कर पाते 5 साल में। उस विकास के साथ दोहरा रवैया किस सरकार ने अपनाया, ये तथ्य आज सिद्ध हो जाए। आप जवाब देना चलिए। बोल लो। बोलिए ना भैया। अच्छा, मैं क्या परमिशन लेके बोलना जरूरी होता है। अभी बिलासपुर दूसरा बहर शहर में बताया, बिलासपुर में सबसे बड़ी समस्या थी बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी। और अरपा नदी बिलासपुर की जीवनदायिनी कहलाती है कि यहाँ पर पहले के ज़माने के लोग बताते थे कि आप 10 फीट खोदेंगे तो पानी आ जाता है, पर बिलासपुर शहर का वाटर लेवल करीब करीब 200 फीट नीचे चला गया था और बिलासपुर में पानी की हाहाकार मचने लगी थी। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने 2 बड़ा काम किया, 2 बड़े बैराज बिलासपुर में बनाए जो कि कंप्लीट हो चुके हैं लगभग, और उन दोनों के बाजू में दोनों की कनेक्टिंग रोड बनाई जो कि बिलासपुर को बहुत सुंदर बनाएगा। बिलासपुर का सबसे अच्छा पर्यटक स्थल आने वाले समय में 6 महीने 3 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा उसका 2 बड़ा फायदा होगा कि जो दोनों बैरेज बनेंगे उसमें बिलासपुर के शहर के बीच में हमेशा पानी का भराव रहेगा। उससे बिलासपुर का वाटर लेवल जो है, जो 200-250 फीट नीचे चला गया था, वो लगभग 100 फीट पर आ जाएगा, ऐसी अभी तक का। और दूसरा बिलासपुर का जो टेम्परेचर 44, 45, 46, 47 तक जाता है, उस शहर के टेम्परेचर में लगभग 2 से 3 डिग्री का फर्क देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी सौगात बिलासपुर को मिली है बैराज के रूप में, जिसमें बिलासपुर का वाटर का लेवल, जो बिलासपुर दूसरा बड़ा शहर है वहाँ का वाटर का लेवल ठीक होगा।
बैराज सही होंगे, उसके आजू बाजू में दोनों नाले बना दिए गए हैं जिससे कि हमारा जो सीवरेज का पानी नदी में जाता था वो बाहर निकल जाएगा। तो ये सब योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी के समय एक सीवरेज का प्लान आया था 400 करोड़ का, एक बूंद पानी भी उस सीवरेज से नहीं जा रहा है। वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा, इसीलिए इसको खोदापुर अनुमति बोला ले जाता लेता हूँ क्यों भैया साहब सही कह रहे हैं? इसलिए मैं अनुमति इसलिए ले इसको लेता हूँ भैया। खोदापुर बोला जाता था कि अनुमति खोदापुर भैया, बिलासपुर जो अनुमति है ले लूं भैया से? वो 600 करोड़ रुपए दफन भैया, हो गए अनुमति ले जमीन लूं भैया से? 600 जिस करोड़ अरपा के विकास की ये बात कर रहे थे, इनके ही सरकार के इनके मुख्यमंत्री अरपा विकास प्राधिकरण का गठन किए, इनके साथी ही उसमें उपाध्यक्ष और सदस्य थे। कार्यालय खोलने तक के लिए मद का आवंटन नहीं था। और जिस बैराज की ये बात कर रहे हैं, वो बैराज केंद्र सरकार की बाढ़ आपदा की राशि से इन्होंने बैराज निर्मित करके जल संसाधन को एजेंसी बनाया। ये अवैध माइनिंग नहीं रोक पाए अरपा की 5 सालों में। अब ये बात करते हैं नगर निगम के दोनों तरफ सड़क बनने की, तो मद परिवर्तन करके केंद्र सरकार की योजना स्मार्ट सिटी के तहत ये सड़क निर्माण कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके सार्वजनिक चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर, कि 1 पैसा उन दोनों योजनाओं में राज्य सरकार का कितना है, कितना समाहित है, यही बता दें इस चैनल पर। अरे अब बताइए ना, बैराज अरपा मेरे पास पत्र है, आपदा प्रबंधन के पैसे से, राजस्व आपदा प्रबंधन के पैसे से वो बैराज बन रहा है और वो भारत सरकार के आवंटन की व्यवस्था है। और ये बात कर रहे हैं, बात मेरे पास, मैंने बहुत गंभीरता से उनको सुना है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं। ये इन्हीं के सदस्य थे, अरपा विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष अभय नारायण राय जी, सार्वजनिक तौर पर अवैध माइनिंग की बात करते थे। तब तो कांग्रेस की सरकार थी और संभाग के प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस में। अवैध माइनिंग, महेश दुबे टाटा जी ने तो सार्वजनिक तौर पर मंच पे कहा और प्रेस में रिलीज किया कि हम अवैध माइनिंग नहीं रोकी जा रही, सरकारी संरक्षण में अवैध माइनिंग हो रही है अरपा में। जिन्होंने अरपा की छाती को खोदा, आज वो अरपा के संरक्षण पे छाती ठोक रहे हैं। ये कहां की बात हुई? अटल जी जी बोलो। तो एक तो देखिए कितनी शालीनता से एक दूसरे से परमिशन ली जा रही है। एक तो ये समझ लें कि भारत के संविधान में 2 व्यवस्थाएं हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगर कोई ये कहता है कि केंद्र सरकार हमको पैसा दे के एहसान कर रही है तो बहुत बड़े गलतफहमी में है। राज्य सरकार से गया हुआ हमारे राज्य सरकार की खदानों का पैसा, उसकी रॉयल्टी, यहाँ की कोयले का पैसा, यहाँ के आयरन ओर का पैसा, यहाँ के बॉक्साइट का पैसा, यहाँ की बिजली का पैसा, वो पैसा रिटर्न के रूप में जब राज्य सरकार को उसका अंश मिलता है तो उसको अगर कोई ये बोले कि केंद्र सरकार दे रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है। जिस दिन हम अपना कोयला कह रहा हूं एहसान हो रहा है, लेकिन छाती ठोकने की क्या जरूरत? बोलिए ना, केंद्र सरकार का पैसा है। केंद्र सरकार आपदा बताइए, केंद्र सरकार के महानत अनुदान आधारित व्यवस्था की योजना है, बोलिए, स्वीकार कीजिए आप। ये तो जब सरकार चलती रही लगातार बोलते रहे कि साहब पैसा नहीं आ पा रहा है केंद्र को, जो ये हमको तो पैसा दोनों हाथ से ताली बजाकर इनके मुखिया तत्कालीन भूपेश बघेल जी कर्जा 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 करका एक नया राष्ट्रीय गान चालू किए थे कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक आपातकाल, गलत नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ को आर्थिक आपातकाल के झोंकने वाले, अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित तत्कालीन कांग्रेस की वो सरकार। पत्र भी लिखा था, केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा गया था, उसका जवाब पता नहीं आया आज नहीं आएगा। आपने अटल जी अरपा की बता बात दीजिए। की, बिलासपुर के स्थानीय मुद्दों पर बात हो रही। मैंने 2 विषय उठाए, इन्हीं के सरकार के और इन्हीं के कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अरपा को छलनी करने के विषय पर आपत्ति दर्ज की थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? एक मिनट। पहला विषय यह है। दूसरा विषय यह है कि अरपा में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो स्मार्ट सिटी की योजना के तहत मद परिवर्तन करके गैर नियमावली तहत हो रहे हैं। मैं आज बोल रहा हूं दूसरा एक बात सुनिए, मैं तो कर दिया प्रक्रिया, मैंने प्रक्रिया बढ़ा दी है कि जिस योजना का डीपीआर फेल है, ये मैं नहीं कहता, राज्य सरकार के हसदेव के उप महाअभियंता जो हैं उनका एक पत्र सार्वजनिक हुआ है, जिन्होंने अरपा पे हो रहे वर्तमान निर्माण कार्य के डीपीआर को फेल माना है। सड़क कांग्रेस की जो आपकी सरकार है जी, हम जांच कराएंगे, आपकी सरकार में हम जांच एफआईआर कराएंगे, हम जांच पूर्ववर्ती कराएंगे। सरकार वो के हर जांच, वो जांच पंचवर्षीय तो नहीं होगी। बात सुन लीजिए पूरी बात को। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं छत्तीसगढ़ में जिन्हें पीएससी पे सीबीआई जांच की बात की थी, और मैं भी आज आपके सार्वजनिक मंच पर बिलासपुर में हुए हर निर्माण कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार पर जांच सुनिश्चित करने की मांग सरकार से कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, और आपके बोलने से पहले मेरा पत्र जा चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। प्रक्रियाधीन व्यवस्था है, मांग करती है जी, प्रक्रियाधीन व्यवस्था है और वो बात होगी। नहीं जी, हम भी भाई तो मैं मांग कर रहे विधायक हैं हूं, कि अपने मुख्यमंत्री से मांगे तो मांग कर रहे हैं, देश के ये तो मांग भी प्रधानमंत्री नहीं करते थे, इनकी मांग में जब होता था पेपर की कतरन नहीं लाया हूं मैं। मेरे साथी अभय नारायण राय जी, महेश दुबे टाटा जी मांग भी करते थे, मुख्यमंत्री अनसुना कर देते थे। अरपा छलनी की गई, पत्र सार्वजनिक है, इनके पत्र सार्वजनिक है, ये भी उपाध्यक्ष थे।
ऑफिस खोलने तक का मत नहीं था, और बजट आवंटन बता दीजिए कि अरपा विकास प्राधिकरण को आज बजट क्या मिला है। ये लगातार इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार बता को दें। लेकर। ये कह रहे हैं कि बिलासपुर में जो भी कुछ चल रहा था, अवैध उत्खनन, आप बोलने का- मध्य परिवर्तन, आप बोल रहे हैं। जो भी निर्माण कार्य हुआ उसमें आप भ्रष्टाचार। बोल रहे हैं, बीच में तो नहीं बोलेंगे नहीं आप। मैं तो बोलना नहीं, क्या आपकी चाहूंगा, आवाज आप बहुत मेरे बुलंद प्रश्न का है, जवाब दे दें। नए मुल्ला है, प्याज भी ज्यादा खा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं मैं है। मुल्ला, आप भी हैं भैया, हाँ, मैं ही बस भी नहीं हूँ, हूँ। पर मैं इतना तेज नहीं बोल पा रहा हूँ जितना तेजी से आप बोल रहे हैं। तो नहीं, आप सच बोल रहा हूं इसलिए तेज लग रहा है आप आपको। नहीं, आपको हाँ, सच तेज नहीं होता है, सच शांत होता है और संत गहरा होता है, गंभीर होता है। आप गंभीरता से बात कीजिए। आप अभी बात कर रहे थे, मैं बात को स्वीकार करता हूं कि जो दोनों साइड की सड़क बनी है वो स्मार्ट सिटी की योजना के तहत आए हुए फंड से बन रही है। धन्यवाद आपका। उसमें क्या स्वीकारने में क्या स्मार्ट सिटी का फंड बिलासपुर शहर में आया था, वही अधिकारी थे, उनकी जो एजेंसियां होती हैं स्मार्ट सिटी की, उसमें स्टेट लेवल की एक एजेंसी, एक कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि पैसा कहाँ लगेगा। उसमें पूरे अधिकारी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अधिकारी आते हैं, जो कि जब योजनाओं का प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें फाइनल होता है कि इस पैसे को यहाँ पे लगाया है। तो इनको इंक्वायरी कराने दीजिए। इनकी केंद्र के सरकार से आए हुए अधिकारी इसमें फंसेंगे, हम भी चाहते हैं फंसें, मरें, और पर ईडी और सीबीआई की जांच में वो भी जाएं। ये तो दोनों सड़कें का जो है वो उसमें दोनों बैराज स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से बना हुआ है। जहां तक विकास की बात ये कर रहे हैं, लगातार घोटाले की बात कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं सबकी जांच होनी चाहिए और सबकी जांच का निर्णय भी आना चाहिए। इनके समय में अब तेल मिलेगा बाड़ी में 550 करोड़ रुपए की रतन ज्योति योजना, जिसका आज तक पता नहीं चला। तो हमारी सरकार को मैं तो आज भी कोसता हूं कि हमारी सरकार ने 2-4 इंक्वायरी कमेटी साहब गौठान की तो बात कर लीजिए, गौ रहा नहीं किया, बच गया है। आज अगर वो भी कमेटी छत बैठा के गायब हो है। जाती तो इनका आधे नेता जेल में होते। आप पर हम नरवा लोग गरवा revenge- गुरुआबारी की बात revengeful करते हैं, attitude में नहीं केम्पा गए। के मद हम को पूरे बदले लूट की लिया भावना से आपने, काम नहीं करते वन थे। संरक्षण की हमने राशि पर छत्तीसगढ़ के विकास पूरा के लिए लूट काम लिया करना इन्होंने। शुरू किया। एक हम योजना- गड़े मूर्ते मैं उखाड़ने के लिए डिबेट नहीं में जा था रहे कुछ थे। दिनों पूर्व, मैंने अपने कांग्रेस के साथी को कहा कि चलिए एक गौठान पर चलते हैं, भौतिक सत्यापन करते हैं। मैं अभी भी अपने बड़े भाई अटल श्रीवास्तव जी जो कोटा के सम्माननीय विधायक हैं, हाँ। गौठान पर चलते हैं और भौतिक सत्यापन करते हैं। अभी तो हमारी सरकार को आए मात्र 45 दिन हुए, जिसमें 15 दिन हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को गुजर गया, तो आप ये समझ ले 30 दिन। मैं अभी बोल रहा हूं कि आप ही की योजना नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, किसी एक को मॉडल प्रोजेक्ट बना के आप मुझे दिखा दें जो आज भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से चल रही हो। आप बंद करा दीजिए। गोबर तो बंद तो होगा ही, आपका स्मारक बनाएंगे हम उसकी हार का। आप काहे चिंता कर रहे हैं? लेकिन जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वालों को जेल के कोठरी में जाना ही होगा। सुशांत ये तय हो जी, जाना सुशांत जी, चाहिए। आपने बड़ी सब बात कुछ कही। आपके हाथ में है। सुशांत स्टेट जी, गवर्नमेंट, आपने- ईडी, करेंगे ही वो। सीबीआई। आप अगर चिंता आपके न करें। सीबीआई में इतना आप दम चिंता है न करें। तो गिरफ्तार करके अभी बताएं। आपके मुख्यमंत्री के पूर्व आपके ईडी में मुख्यमंत्री इतना के खिलाफ दम है FIR तो दर्ज हुआ गिरफ्तार है करके बताएं। और जेल डेढ़ भी महीने जाएंगे वो, शासन के चिंता हो न गए। करें आप। सुशांत जी, क्या बड़ा- रेत माफिया लोग क्योंकि की महादेव का कार्रवाई हुई? श्राप और छत्तीसगढ़ अरे से बोलने कांग्रेस से कोई साफ, गिरफ्तार नहीं होता है, ये महिलाओं लोकतंत्र का है। श्राप, हम मोदी के छत्तीसगढ़ से खिलाफ कांग्रेस बोलेंगे, साफ, हम बेरोजगारों का गंगा बिल्ला श्राप, के खिलाफ छत्तीसगढ़ से बोलेंगे। कांग्रेस साफ और कोई नहीं रोक छत्तीसगढ़ की सकता जनता का लोकतंत्र में श्राप बोलने से। और पूरी कांग्रेस देश से साफ। अब एक बात मैं कहना चाहता हूं जिसका जिक्र अडानी और अंबानी की सरकार बैठी हुई है यहाँ इसका जिक्र- पर, उनके टुकड़ों में पलने वालों की सरकार अरे बैठी हुई है साहब, यहाँ। अडानी के क्या टुकड़ों में पूरे कौन पड़ा देश था को 5 बेच साल? दिया अडानी और अंबानी परसा के हाथ कोल में। ब्लॉक का उल्लेख कर लीजिए। इनके मुख्यमंत्री तथाकथित तौर पर न्यूयॉर्क दौरे में किसके कारण जाते हैं पूछ लीजिए, तथ्य निकाल लीजिए, वो तो आप जांच कराएंगे। पूछिए ना, वो तो जांच होगी साहब। वो तो जांच होगी, किसके लेकिन- आमंत्रण पे गए थे न्यूयॉर्क? पूछिए ना आप उनसे। एक बड़ा सवाल जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि नरवा अरे गुरुआ माननीय बाड़ी का- मुख्यमंत्री अरे जो पूर्व सुशांत जी, थे- मेरी गंभीर बात सुन लीजिए। मैं भी छात्र राजनीति में रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिसका जिक्र नरवा गुरुआ बाड़ी का जिक्र कर रहे थे, और मैंने देखा कि विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से बयान विपक्ष के यानी कि बीजेपी के नेताओं के आए, लगा कि वाकई वहां पर घनघोर भ्रष्टाचार है। आपने भी कहा कि चलिए भौतिक सत्यापन कर लेते हैं, भौतिक सत्यापन से समझ में आ जाएगा वहां क्या है क्या नहीं है, गोठानों की स्थिति क्या है। सरकार आपकी है, अधिकारी आपके हैं, राज्य की जांच एजेंसियां भी आपकी हैं और केंद्र की जांच एजेंसियां भी आपकी हैं। अगर भ्रष्टाचार किसी ने कहा है, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अगर किसी ने जरा सा भी भ्रष्टाचार किया तो छोड़ा नहीं जाएगा। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि 45 दिनों की प्रशासनिक व्यवस्था है, वो समय निकल गया। कितने दिनों में कितनी गौठानों की जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और कितने लोगों को जिम्मेदार मानते हुए सभी गौठानों के अधिकारियों को जेल भेज दिया जाएगा? पहले तो प्रश्न का विषय का जवाब मैं स्पष्ट कर दूं कि गौठान के नाम पर सरकार के पास कोई भी बजट आवंटन नहीं था, इन्हें प्रक्रियाशील योजना नहीं थी। बात सुनिए, मैं छोड़ तथ्यों का दीजिए जवाब ना। दे रहा हूं।
मैं तथ्यों पे छोड़िए जवाब, ना। आपके प्रश्न का ही जवाब आता हूं। भ्रष्टाचार मैं था, आपके आप प्रश्नों पे कार्रवाई जवाब आता करेंगे, आप हूं। बताइए। तो ये पैसा मद परिवर्तन करके 14वें और 15वें कार्रवाई वित्त और कीजिए, मूलभूत के कार्रवाई कामों कीजिए के ना। तहत हुआ है। इसकी इकाई थी पंचायत, जो बहुत माइक्रो इकाई होती है निर्वाचन की प्रक्रिया में। 3 स्तरीय व्यवस्था है उसमें सबसे। अब पंचायतों पर कार्रवाई करने के लिए थोड़ी समय सीमा की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी? तो भी समय सीमा होगी कार्रवाई जरूर। कितना? मैं ये आपको आश्वस्त, क्योंकि न्यायालयिक प्रक्रिया के साथ साथ इस पर विभागीय कार्रवाई भी होनी है। और मैं आपको बिल्हा जनपद शांतु जी, बिना बात सुनिए ना, मैं सुन तो लीजिए बात को, मेरी बात। मैं बिल्हा जनपद में जहां से मैं विधायक हूं, बिना न्यायालयीन प्रक्रिया के जब इनकी सरकार में कलेक्टर, एसडीएम, तमाम अधिकारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी भीतर जेल जा सकते हैं, बगैर न्यायालयीन तो आप प्रक्रिया कैसे कह दिया प्रक्रिया का आपने? इंतजार क्यों बगैर कर- न्यायालयीन प्रक्रिया कैसे कह दिया आपने? कैसे कह दिया? न्यायालय ने ही जेल भेजा है उनको। न्यायालय ने जेल भेजा, न्यायालय भेजा ना। आपने उस प्रक्रिया तो को मैं तेज यही तो किया ना, बोलना चाह रहा हूं आपको। आपने देर सुना किया नहीं ना। बात को। दस्तावेजी आधार आपने पर देर की। ईडी बिल्हा जनपद में आप लगभग 16 गांव ईडी की जांच करा लीजिए। बात सुन तो लीजिए। आप क्यों इंतजार? कैसे क्योंकि ईडी अगर की न्याय जांच कराएं? क्यों अटल जी, अगर कोर्ट फैसला देगा फिर तो सालों लग जाएंगे। आप बात तो सुन लीजिए। मैंने पूरी बात नहीं की, आपने टोक दिया हमारे अटल भैया ने। जी, मैंने कहा कि माइक्रो लेवल तक जांच की व्यवस्था के लिए थोड़ी समय की आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल पर सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट कह रहा हूं कि एक भी चोर जिसने गौ माता के आवास की, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास तो ये खा गए थे, ये गौ माता का आवास जिसने भी खाया है, उसके नाम पे भ्रष्टाचार किया है, वो भी जेलों पे जाएंगे। ये मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं। कोल की- और सार्वजनिक तौर पर इतना स्पष्ट और क्या कहा जाता है? कोल की जांच ईडी ने राज्य की एजेंसी कोल की जांच करोड़ों शराब रुपए की जांच है। ईडी ने राज्य की एजेंसी को कोल दे दी है। की जांच इतनी करोड़ों रुपए सारी की जांच है। पहले से ही उन्होंने बात दे तो दी है। सुनिए, इस लेवल तक भ्रष्टाचार किया है इन्होंने कि अरबों से लाखों तक आ गए हैं। पंचायत तक को नहीं छोड़ा इन्होंने भ्रष्टाचार करने पे। अब बंद हो गया सब, अभी बंद हो, पूरी चीजें बंद हैं। चोटों कम। मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं, एक गांव में कांग्रेसी तथाकथित ठेकेदार जो सरपंच और सचिव को भया दोहन करके काम कराते थे, शराब की पूरे पॉलिसी- काम बंद है। शराब की पॉलिसी तो वही चल कौन रही सी है। पॉलिसी चल रही है? सरकार कौन बदल सी गई। पॉलिसी चल वही रही है? जो चल सेकंड रही- टेबल वाली, जो चल रही- सेकंड टेबल वाली। अभी भी वही नहीं, चल आप बताइए ना, सेकंड टेबल वो तो जेल में साहब, जो सेकंड टेबल चलवाते थे। पॉलिसी वही है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी आप पॉलिसी ये बात वही है। समझिएगा, मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा चलाई गई योजना हाँ। जिसमें भ्रष्टाचार होता था, और सरकार द्वारा चलाई गई शराब नीति के तहत जो शराब बिक रही है, इस पर मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं अभी नहीं बिक कि रही। जो बात सुन तो लीजिए, 2 टेबल अभी सरकार नहीं बेच रही। जो 2 टेबल की व्यवस्था थी, जिसके तथाकथित सरदार, हुक्मरान, तथाकथित अफगानिस्तान से आए हुए लोग चलाते थे रायपुर में बैठ के, जहां पना तू सिगरेट हो कह के, वो सब अब जेल में है। सरकार तो और कह रही है, मुख्यमंत्री का सरकार- सचिवालय स्वयं संलिप्त था सरकार- डबल टेबल पर। लेकिन सरकार कह रही है पॉलिसी को अभी हम जारी रखते हैं। कौन सी पॉलिसी? यही तो पूछना जो चाहता चल हूं रही है। मैं, यही जो नहीं चल रही थी, जो दिखाई नहीं गई थी, और चलाई जा रही थी। अब इसकी भूपेश क्या बघेल जी के गारंटी- राज में अब इसकी यही क्या तो गारंटी- जांच है अब ईडी की। इसकी- क्यों साहब अटल यही जी? तो जांच है सब ईडी कुछ की, बंद है। 4000 करोड़ के शराब घोटाले की। सब कुछ बंद और है क्या क्या? जांच है? क्या क्या जो सरकार कोचियागिरी को जो दूसरी सरकारी टेबल का संरक्षण जिक्र था, कर रहे थे, बंद हो रही है। दूसरा टेबल सरकार के संरक्षण में एक अनवर ढेबर जी के नाम, व्यक्ति के नाम पे चलाया जाता था, जैसा कहते हैं लोग। वो जांच का विषय, न्यायालय में प्रक्रिया है, जांच होगी, जो दोषी होगा वो कार्रवाई होगी। लेकिन जो तत्कालीन दोषी है वो जेल में है, ये तो स्पष्ट है। बंद है। शराब अभी भी बिक रही है और शराब निर्बाध गति से आप वैसे भी ही- विधायक हैं, जब कार्रवाई करवाएं, सरकार आपकी भी है, विधायक है। वो मेरी जिम्मेदारी है। पकड़िए ना, क्यों नहीं सरकार पकड़ते हैं? इनकी है, कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी मैं तो मेरी। कोचिया पकड़ रहा हूं। पूरे- बिलासपुर के जिला हाँ, बहुत आबकारी अच्छा। अधिकारी के पास जाइए, 16 कोचियाओं को मैंने मौके पे पकड़वा के जेल भिजवाया है, पता करवा लीजिए। मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूं कि रेत- सरकार रेत- भारतीय जनता अधिकारी पार्टी तो- की है। रेत एक खदानों भी से- अवैध काम छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। वाह। और अगर होगा तो राम अटल जी राज्य पकड़ आ के लेके गया। जाएंगे। राम राज्य आ आ गया राम और राज्य, हम क्योंकि भी राम जी आ गए हैं। हम नहीं, हम लोग भी बहुत राम जी आ गए, बहुत जिन्होंने राम के ध्यान से- अस्तित्व को नकारा था, अरे वो आज बोलते राम के रहेगा आने यार, पर बोलते ही इतना रहेगा, चिंतित क्या क्यों चुप है? रहेगा? राम राज्य आ गया है, चुप राम क्योंकि रहेगा। राम आ गए हैं। थोड़ा चुप रहेगा नहीं, कि चुप हम- हूं भैया। मैं उठ के चल दूं मैं यहाँ क्यों से। जाऊंगा? बोले जा रहा है, कंटिन्यू बोले जा रहा है। अरे तो बोल। अरे भाई राम, हम तो चाह रहे हैं कि राम राज्य आ जाए, कहीं सब भ्रष्टाचार पूरी तरीके से बंद हो जाए, खदानें बंद हो जाएं, लोगों को सब चीजें सुविधाएं हो जाएं, गांव-गांव तक जो आप ये कहते हैं शराब बंद हो जाए, शराब का ठेका ठीक हो जाए। इसलिए तो सरकार ने हमको विपक्ष में बैठाला है, जनता ने आपको दिया है राम राज्य लाने के लिए। हम तो पूरे इत्मीनान से, पूरे मनन से आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब राम राज्य आएगा। हम भी इंतजार में हैं कि राम राज्य आ जाए,
जितने भ्रष्टाचार हैं सब बंद हो जाएं, अधिकारियों के भ्रष्टाचार बंद हो जाएं, नेताओं के भ्रष्टाचार बंद हो जाएं। हमको सरकार ने विपक्ष की भूमिका दी है, हम 35 सीट में विपक्ष में बैठेंगे और आपकी तरफ नजरें गड़ाए बैठे रहेंगे कि आप कितने भ्रष्टाचार को बंद करते हैं। ठीक है साहब। जी, सादर आग्रह है आपसे, स्वीकार है। धन्यवाद देता हूं और अपने साथी से उम्मीद करता हूं कि एक सक्षम विपक्ष के रूप में सरकार को समय समय पर विसंगतियों के प्रति ध्यानाकर्षण अब आप करते रहें। सलाह मत दो, वो तो हमको मालूम है एक क्या एक करना है। सवाल और है क्योंकि इलेक्शन चुनाव से पहले बिलासपुर की जो ट्रेन्स हैं वो बड़ी संख्या में कैंसिल ये समस्या है। वो चल नहीं पा रही हैं। बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं। वो विधानसभा चुनाव के पहले भी था, उसके बाद में भी है। इसे लेकर क्या समस्या करना है? है और ये समस्या सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये विसंगतिपूर्ण है, कुछ निर्माण कार्य लंबित हैं और उस निर्माण कार्य के लंबन के कारण ही ये समस्याएं खड़ी हैं। कुछ विसंगतिपूर्ण निर्णय भी रेलवे ने लिए हैं, इसको मैं आपके सार्वजनिक चैनल पर कहता हूं, लेकिन उसको सुधारने की व्यवस्था की चिंता लगातार प्रयास जारी है और आने वाले कुछ समय में ये व्यवस्थाएं सुधार ली जाएंगी। तो एयरपोर्ट भी बन जाएगा। एयरपोर्ट तो राज्य सरकार की गलती की वजह से बर्बाद हो रखा है, अच्छा, क्या गलती क्योंकि एजेंसी पीडब्ल्यूडी थी। उड़ान 3 और उड़ान 4 योजना में केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे। एक नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के लिए 16 बार टेंडर आहूत किए गए हैं। आज तक टेंडर करके उसका निर्माण की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई है। कोई भी सरफिरा गड्डी आदि है छलांगा मार दी करते सीधा एयरपोर्ट में घुस सकता है, क्योंकि सुरक्षा के मानक तय नहीं है। तो ये तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, पूर्ववर्ती राज्य सरकार की। मैं गलत बोल रहा हूं बोल दीजिए। आज भी वहां पर चेन लिंक फेंसिंग की सुरक्षा है, मैं आपके बहुत माध्यम से कर दूं। और जनता के आंदोलन पर, जनता की मांग पर केंद्र सरकार ने नियमावली को शिथिल करते हुए यहां पे फ्लाइट चालू की। नहीं तो मापदंडों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की एयर स्ट्रिप पर आज भी एयर फ्लाइट संचालित नहीं की जा सकती। मैं नहीं कह रहा, दस्तावेज कहते हैं। तो आपने तो नियमों का उल्लंघन कर दिया। अब कर रहे हैं, कर दिया। केंद्र सरकार ने शिथिल किया गया। मेरी हाँ। बात थोड़ा समझिएगा। हाँ। उड़ान 3 और उड़ान 4 योजना में बिलासपुर लगातार आंदोलनरत है इस विषय पर, और तत्कालीन कांग्रेस के सरकार के नुमाइंदे ही वहां बैठकर बड़ी बड़ी बात करते थे आंदोलन स्तर पर। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है जिम्मेदार? पीडब्ल्यूडी किसकी एजेंसी थी? किसने निर्माण कार्य नहीं होने दिए? आप आर्मी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भूमि नहीं दी। जितनी भूमि थी वो ATR 72 के उतरने के लिए पर्याप्त थी। उसी को गुणवत्ता विहीन कार्य कर करके एयरपोर्ट को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। और मैं आज आपको कह रहा हूं, सुशांत मेरी बात सुनिए ना। अटल जी, आप जिम्मेदार हो। सुशांत भाई, आप जिम्मेदार विधायक हो गए हैं। और मुझे मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि किसी मंच पर बैठकर आप जिस आंदोलन से जुटे हैं उसके बारे में मैं तो बोल रहा हूं, मैं उस आंदोलन का हिस्सा हूं। आप फिर मैंने आप जुड़े कहा ना हो, जन आप ये आंदोलन कह है। रहे बोल रहे हैं हैं कि वहाँ नहीं, जन आंदोलन है। मैं तो कहा ना, मैंने आपको जन आप कह आंदोलन, रहे हैं मैंने कि आपको जमीन छिपाया की कैसे जरूरत बात? नहीं है। मैंने कोई बात छिपाई क्या बात कर नहीं रहे कि हैं? जन आंदोलन है, लेकिन जिम्मेदार कौन आप था बोलते हैं ये भी तो तय करना चाहिए। 72 आपकी सरकार थी, आप जिम्मेदार थे, तब ये एयरपोर्ट 5 सालों में विकसित क्यों नहीं हुआ? इस पर जवाब हो जाए। अंबिकापुर डेवलप हो सकता है, अंबिकापुर डेवलप हो सकता है, क्योंकि वहां के TS सिंहदेव जी की मंशा थी डेवलप करने की। यहां पर जो यहाँ के नुमाइंदे थे- सांसद की मंशा आज- थी क्या? जी, क्यों यहाँ नहीं का थी? सांसद सो रहा था क्यों क्या? नहीं थी? यहाँ का सांसद सो रहा राज्य था। सरकार की इकाई थी, सांसद जी की कितनी बात सुनी गई है पूछ लीजिए, दस्तावेजी तो प्रमाण है मेरे पास। नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए 16 बार या 17 बार पत्र है 5 सालों में। राज्य सरकार ने एक जवाब नहीं दिया है। और बताता हूं आपको, अधिकारियों की लड़ाई में एयरपोर्ट को फंसा के रख दिया। एक सब इंजीनियर संविदा का लगा के वहां पर काम करा रहे हैं। अब एक बात बताइए, चूंकि आप विपक्ष के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आप बीजेपी के विधायक हैं, सत्ता के विधायक हैं, दोनों मिलकर बिलासपुर के लिए काम क्यों नहीं करें? करेंगे? ये हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और हमारा गौरव है। बिलासपुर से हम हैं, और ऐसा भी- हमसे बिलासपुर नहीं है। और ये भी- इसलिए बिलासपुर की जिम्मेदारी और बिलासपुर का विकास हमारे जीवन के लिए भी उतना महत्वपूर्ण है जितना दूसरों के लिए और है। अटल जी ने साफ कर दिया कि जो जिम्मेदार, किसी भी भ्रष्टाचार के लिए जी। जो जिम्मेदार अधिकारी है, जी। उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जी। आप FIR कराएंगे, उन्हें जेल भेजेंगे, पंचवर्षीय योजना नहीं एक बनाएंगे। प्रश्न बस आपसे जवाब है मेरे बड़े भाई अटल श्रीवास्तव जी से। पूर्ववर्ती पूर्व में खोदापुर करके कांग्रेस के साथियों ने बहुत नारा लगाया। जिन अधिकारियों के जिम्मे ये खोदापुर का नारा आया, उनको 5 साल तक अपनी सरकार का दामाद बना के क्यों बिलासपुर नगर निगम में बैठा रखा, उसका भी जवाब आज ये देखे जाए। अटल जी, देखिए, योजना राज्य सरकार लाती है, उसका क्रियान्वयन एजेंसी होती है नगर निगम बिलासपुर। योजना में क्या फॉल्ट था, टेक्निकली क्या प्रॉब्लम्स थे? मेरा तो ऐसा मानना है कि सीवरेज की पूरी योजना, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ इसलिए उस चीज़ को समझ सकता हूँ कि पूरी योजना का जो प्राकलन बनाया गया था वही गलत था। बिलासपुर की बिना टोपोग्राफी को जाने, बिलासपुर के कंटूर्स को बिना जाने कि बिलासपुर का स्लोप, पानी का स्लोप कहाँ जाता है,
पूरे बिलासपुर को 1 मीटर से लेकर 30 मीटर तक खोद दिया गया, क्योंकि वो स्लोप से जब सीवरेज जाएगा ही नहीं तो आखिर पूरा शहर का जो पानी है वो। और इस पूरी योजनाओं को बनाने का काम केंद्र की एजेंसी और राज्य की एजेंसी ने मिलकर इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन का काम नगर निगम बिलासपुर को था, और जिसके इंजीनियर्स, जिसके क्वालिफाइड इंजीनियर्स, क्वालिफाइड इनके सुपरवाइजर्स उस कंपनी से भी यहाँ पर आए थे। उस कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, वो कंपनी के सुपरवाइजर, उन लोगों ने काम किया था। अब वो पूरा का पूरा काम बहुत जिद्दों में चलता रहा कि नहीं हम तो पूरा करेंगे। आज तक 600 करोड़ रुपए लगने के बाद भी उस सीवरेज से एक बूंद पानी भी नहीं जा रहा है। मैं आपकी यही बात तो पे- हमारा- मैं आपकी बात वो पे अधिकारी सहमत हूं। क्यों थे, वो अधिकारी मैं क्यों आपकी रह बात, गए? मैं यही बात तो बोलना चाह रहा हूं कि आखिर जो वो आपकी नेता सरकारों के और दबाव जो क्यों बड़े हो रखे अधिकारी थे? दिल्ली के जिम्मेदार थे, जिन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिलासपुर की कंटूर को लेकर डीपीआर बनाई, बनाने उन पे का काम कार्रवाई एक कराई। प्राइवेट कंपनी के पास था, और आज भी अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी के काम का डीपीआर बनाने की कोलकाता की कोई कंपनी है, उसके पास था, उसका डीपीआर भी फेल है। अधिकारी वही हैं जो जिम्मेदार थे। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछा, उसका जवाब आप कार्रवाई मेरे भाई ने कराइए, नहीं दिया। कार्रवाई हम होगी? इंतजार हाँ, नहीं करेंगे हुई और ना। आपका 5 साल माल्यार्पण तक से नहीं स्वागत अब करेंगे। हो जाएगी? हाँ, आप होगी। उन अधिकारियों को अभी जेल होगी भेजिए, हम कार्रवाई, आपका सुनिश्चित मानिए आप। पब्लिकली स्वागत मैं करेंगे कि साबित जेल करना गए चाह रहा हूं अधिकारी। ये आपसे। स्वागत कर रहे हैं क्या कार्रवाई? चीज का? आप कार्रवाई जेल भेजिए उन अधिकारियों भाई, को। तो मैं यही तो पूछना चाह रहा था कि जिनको खोदापुर का नारा देके बिलासपुर में परिवर्तन की बयार लाए थे ये पिछले 2018 में, वो 5 साल तक इनकी सरकार में दामाद की भूमिका में क्यों अब थे? हटा दीजिए, इसका 1.5 जवाब महीना नहीं हो दिया गया। इन्होंने। 1.5 अब महीना क्या हो हटा गया। दीजिए, अब आप तो 1.5 विपक्ष में हैं, आप तो 1.5 कहेंगे ही। कल तक सीना जोरी, आज छाती छाती 1.5 लगे महीने हैं। हो हार गए गए ना, चलता है। विपक्ष में आ गए ना, हाँ, बस इन कारण विपक्ष तो में आ मेरे गए, तो शुभ- आप हटाइए। 1.5 महीने हो गए, ले आइए जेल इसीलिए सबको मैंने भेजिए। अपने बड़े भाई को शुभकामना दी कि सक्षम विपक्ष के रूप में काम करेंगे। तो आप हटाइए मत दीजिए। कार्रवाई। यही शुभकामना दी थी आपको मैंने 4 आपको। साल में जी। पता चलेगा कि हम लोग कितने सक्षम हैं। जी। जितने भी चिंता लोग मत कीजिए। भ्रष्टाचार के जिम्मेदार थे, कार्रवाई सुशांत सुनिश्चित भाई और होगी। उनकी सरकार करेंगी। भारतीय जनता पार्टी और- की सरकार में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ये विष्णुदेव साय सरकार जी की पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता, और अगर प्राथमिकता पूरी नहीं होगी तो अटल भाई उसकी आवाज विधानसभा में उठाएंगे और सुशांतु भाई का हाथ पकड़ के कहेंगे कि देखिए साहब, तुम्हारी भी सरकार में भ्रष्टाचार है। ठीक है ना जी। साहब? ठीक है ना अटल जी? बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अटल जी का, शुक्रिया करेंगे बहुत बहुत सुशांतु धन्यवाद। भाई का, जिन्होंने विस्तार से चर्चा की, बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। थैंक यू। शुक्रिया।